न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कार्यक्रम का आगाज जो है वो होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 17 से 21 अप्रैल तक समारोह का आयोजन होगा। 1500 प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति इस दौरान। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज से इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। 17 से 21 अप्रैल तक समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 1500 प्रतिनिधि मंडल ऐसे होंगे जो इस दौरान राष्ट्रपति उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मेलन की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के तहत ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के जरिए विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कार्यक्रम का विषय है और साथ ही साथ पंचायतों के संकल्पों में सिद्धि का उत्सव भी मनाने की कोशिश की जाएगी। 2047 तक आयोजित होगी 5 राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत कई श्रेणियों में पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे। अच्छे प्रदर्शन के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, समेकित कार्य प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार इस दौरान लोगों को दिए जाएंगे। तो आज से दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आगाज जो है वो होने जा रहा है। 17 से 21 अप्रैल तक समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा और देश की राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो कार्यक्रम का उद्घाटन करती हुई नजर आएंगे। और दिल्ली से एक और अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आज से सैन्य कमांडर्स का सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है। 21 अप्रैल तक सैन्य कमांडर्स का ये सम्मेलन होगा। अग्निपथ योजना, डिजिटलीकरण और यंत्रीकीकरण की समीक्षा होगी इस दौरान और पहले दिन सैन्य कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी का संबोधन जो है वो किया जाएगा। 19 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी संबोधन होगा इस कार्यक्रम के दौरान। तो अग्निपथ योजना और इसके अलावा और भी कई अहम योजनाएं हैं। तो पहले दिन यानी कि आज सैन्य कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे और 19 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सैन्य कमांडर्स का ये सम्मेलन है। साल 2023 में सैन्य कमांडर्स का पहला सम्मेलन हुआ था। 5 दिनों तक ये सैन्य कमांडर का सम्मेलन जो है वो चलेगा। पहले दिन सैन्य कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल बैठक करेंगे और साल में 2 बार दरअसल सैन्य कमांडर्स का ये सम्मेलन जो है वो आयोजित होता है और इसमें सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर फैसला लेने का महत्वपूर्ण ये मंच इसे माना जाता है। इस सम्मेलन में 2023 में तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अग्निपथ योजना, डिजिटीकरण, यंत्रीकीकरण की समीक्षा होगी और मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। सेना की संचालन तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर। और इस दौरान सैन्य कमांडर्स का जब सम्मेलन होगा तो कुछ वरिष्ठ अधिकारी संबोधित करते नजर आएंगे। इसके अलावा बता दें कि राजनाथ सिंह का भी संबोधन होगा। और दिल्ली के बाद अगली बड़ी खबर गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात में आज से सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। 17 से 26 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी इस दौरान शामिल रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल को कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो PM मोदी के शामिल होने की भी खबरें सामने आ रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जो है वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। तमिलनाडु और सौराष्ट्र के सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर यह कार्यक्रम है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु गए लोगों के परिवारजनों को सम्मानित करना इसका मकसद है। तमिलनाडु और सौराष्ट्र से लोगों के मेल जोल के और बढ़ने की उम्मीद जो है वो की जाती है। सम्मेलन के जरिए मुगलों के आक्रमण के बाद सौराष्ट्र से तमिलनाडु का रुख किया था और सौराष्ट्र और गुजरात मूल के लोगों का तमिलनाडु की तरक्की में अहम योगदान है। कार्यक्रम के जरिए दोनों देशों की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 17 से 26 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और चलिए अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। आज 2 जनसभा को इस दौरान राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 11 बजे भाल्की में और दोपहर 1 बजे हुमनाबाद में जनसभा होगी राहुल गांधी की। और दौरे के पहले दिन नंदिनी स्टोर पहुंचे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। आज 2 जनसभा को संबोधित करने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है। 2 जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 11 बजे भाल्की में और दोपहर 1 बजे
हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा, राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन 11 बजे भाल्की और दोपहर 1 बजे हुमनाबाद में जनसभा करेंगे। दौरे के पहले दिन बेंगलुरु में नंदिनी स्टोर वो पहुंचे थे। बता दें कि बेंगलुरु में इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन में वो शामिल हुए थे और 10 मई को कर्नाटक में दरअसल 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं, लिहाजा राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज 11 बजे दोपहर 1 बजे 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है राहुल गांधी का। और दिल्ली से एक और अहम खबर बता दें कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो आज बुलाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। दरअसल सीबीआई के भेजे गए समन के बाद ये विशेष सत्र आम आदमी पार्टी ने बुलाया है और सुबह 11 बजे इस सत्र की शुरुआत होगी। आप विधानसभा में दरअसल सीबीआई के समन का मामला जो है वो उठा सकती है। तो आप सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र जो है वो बुलाया है। सीबीआई ने दरअसल समन भेजा था, उसके बाद कल पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई थी और उसके बाद आज सुबह 11 बजे सत्र जो है वो बुलाया गया है। 11 बजे शुरुआत होगी इस सत्र की और कहा यह जा रहा है कि आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो विधानसभा में ये मुद्दा उठा सकती है। तो आप सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र जो है वो बुलाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन के बाद विशेष सत्र आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ जो है वो हुई है और आपको बता दें कि उसी के बाद विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी जो है वो सीबीआई के पूछताछ का मामला उठा सकती है। सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की बात हम यहां पर कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की और सीबीआई ऑफिस में करीब 9 घंटे तक लंबी पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चली। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जो थे उन्होंने कहा कि छुपाने को कुछ नहीं, सारे सवालों के जवाब जो है वो दिए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सीबीआई ऑफिस में कल उनको बुलाया गया था और बाकायदा पूरा शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। लेकिन पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, उन्होंने कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है, सारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वहां से निकलने के बाद, सुनवाते हैं आपको। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज से कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है और दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसका उद्घाटन करेंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील है और इसी व्यवस्था पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ हरदीप पुरी साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शिरकत करेंगे। तो सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बायोगैस के विकास के लिए सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना इसका मकसद है। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां नीतिगत बदलाव जरूरी है। 2070 तक देश के कार्बन मुक्त
का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता सस्ती परिवहन योजना के एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिए जाने पर भी इस सम्मेलन के दौरान चर्चा की जाएगी। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर आज से G20 की 100वीं बैठक जो है वो होने जा रही है। G20 देशों के 80 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे और आज से 3 दिनों तक कृषि वैज्ञानिकों की बैठक जो है वो होगी। जलवायु, स्मार्ट कृषि और डिजिटल कृषि पर चर्चा की जाएगी। तो वाराणसी में तैयार होगा वैश्विक कृषि का नया रोड मैप। होटल ताज में G20 की मुख्य बैठक जो है वो होने जा रही है। तो वाराणसी में G20 की अहम बैठक होने जा रही है। आज से 3 दिनों तक कृषि वैज्ञानिकों की बैठक की जाएगी। बता दें आपको कि जिस तरीके से G20 देशों के प्रतिनिधि और कई भागीदार देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, उसमें खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि पर चर्चा होगी और साथ ही साथ सरकारी निजी साझेदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। G20 पहल के रूप में बाजरा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, बाजरा और प्राचीन अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो वाराणसी में G20 की 6 बैठकें की जाएंगी। और आज से हैदराबाद में भी G20 के डिजिटल ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 19 अप्रैल तक बैठक का आयोजन होगा। बता दें कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक है ये, और कार्यक्रम का जो विषय है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर, हैदराबाद में भी G20 के डिजिटल ग्रुप की अहम बैठक आज होगी और 19 अप्रैल तक बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। और इस दौरान दरअसल आपको बता दें कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की ये दूसरी बैठक है और इस बैठक में कई अहम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। कार्यक्रम का विषय फिलहाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 19 अप्रैल तक बैठक आयोजन होगा। तो आज से हैदराबाद में G20 के डिजिटल ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। 19 अप्रैल तक बैठक का आयोजन होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नीतीश सरकार के बड़े फैसले की हम यहां पर बात करेंगे। जी हां, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जेल से रिहा हो सकता है बाहुबली आनंद मोहन। तो नीतीश सरकार ने कानून में संशोधन किया है। संशोधन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। स्क्रीनिंग और बैठक में आपको बता दें कि आनंद मोहन के सजा की समीक्षा जो है वो की जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, आनंद मोहन की रिहाई जो है वो हो सकती है। नीतीश सरकार ने कानून में दरअसल संशोधन जो है वो किया है और इसके तहत संशोधन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक जो है वो की जाएगी। तो आज मोहन की रिहाई होगी। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णा हत्या मामले में पुलिस ने आनंद मोहन को गिरफ्तार किया था। तो जिला अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने भी दोषी उन्हें माना था। पटना हाईकोर्ट ने फांसी को सजा को बरकरार रखा था और साल 2008 में आनंद मोहन ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी और ये पटना हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया था और अब तक 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है। लोक सेवक की हत्या की वजह से दरअसल रिहाई जो है वो नहीं हो पा रही है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 का में बदलाव और रिहाई की राह में बाधक नियम को बिहार सरकार ने खत्म कर दिया है, क्योंकि कानून में बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया है। तो इस कानून में संशोधन के बाद कमेटी की बैठक होने जा रही है अहम, और इसी बैठक में आनंद मोहन की सजा की समीक्षा जो है वो की जाएगी। तो नीतीश सरकार ने जिस तरीके से कानून में संशोधन किया है उससे लग रहा है कि आनंद मोहन की अब रिहाई जो है वो हो जाएगी। तो देखना होगा कि आज जब बैठक होगी तो उसके बाद नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है। और अब बात कर्नाटक चुनाव से जुड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जगदीश शेट्टर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जगदीश शेट्टर। ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ करके अब वो कांग्रेस का हाथ जो है वो थाम सकते हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जगदीश शेट्टर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका। तो बता दें आपको कि जगदीश शेट्टर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की है कि वो कमल का साथ छोड़ करके क्या कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे। और अब इस बीच जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका है।
तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि शेट्टार को बीजेपी ने चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। इस बीच शेट्टार को विपक्षी दल कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था और दरअसल कर्नाटक के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शेट्टार को मनाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लिहाजा अब शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका, क्योंकि टिकट की मांग लगातार की जा रही थी जगदीश शेट्टार की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने जहां से वो चाहते थे वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि नाराजगी जो है वो चल रही है, लेकिन अब नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है। हालांकि कांग्रेस ने न्योता दिया है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। अब कांग्रेस का ये न्योता वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे पर अब सीएम बोम्मई का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने शेट्टार से बात की थी, जगदीश शेट्टार को मनाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो दिल्ली में बड़ा पद देने का वादा भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया। तो जो साफ कहा जा रहा है कि जगदीश शेट्टार को मनाने की पूरी कोशिश की गई। अमित शाह ने उनसे बात की, जेपी नड्डा ने उनसे बात की, लेकिन आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार के इस्तीफे पर आगे बोले हैं सीएम कि दिल्ली में बड़ा पद देने का उनसे वादा भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके उनकी नाराजगी जो थी वो बीजेपी दूर नहीं कर पाए। तो अब इस्तीफे पर सीएम बोम्मई का ये बयान जो है वो सामने आया है कि पूरी कोशिश उन्हें मनाने की गई। जेपी नड्डा ने उनसे बात की, अमित शाह ने उनसे बातचीत की, लेकिन सफलता जो है बीजेपी को नहीं मिल पाई। आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया जगदीश शेट्टार ने। तो दिल्ली में बड़ा पद देने का लालच भी उन्हें दिया गया था, उनसे वादा किया गया था बीजेपी पार्टी की तरफ से कि आप जिस सीट पर टिकट चाहते हैं उस पर टिकट मत लीजिए, लेकिन हाँ आपको दिल्ली में बड़ा पद जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये बात जो थी वो भी मंजूर नहीं की गई जगदीश शेट्टार की तरफ से। लिहाजा अब नाराजगी के रूप में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। अब देखना होगा, क्योंकि जगदीश शेट्टार पर कांग्रेस की नजर जो है वो लगातार टकटकी लगाए कांग्रेस बैठी है कि कैसे भी करके जो न्योता कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, अगर उस न्योते को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बीजेपी को तो बड़ा झटका, लेकिन कांग्रेस का कुनबा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज में आज तक इंटरनेट सेवा पर रोक जो है वो लगा दी गई है। डीएम के आदेश पर इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। शहर के पश्चिमी इलाके में पुलिस ने अपनी गश्त जो है वो भी बढ़ा दी है। तो प्रयागराज में शनिवार रात को अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद रविवार को दोनों के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए पूरे प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी एक पत्र में बताया गया है कि प्रयागराज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डाटा नेटवर्क सेवाओं पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। ये आदेश 16 अप्रैल अगले 2 दिनों के लिए लागू रहेगा। प्रयागराज में किसी भी तरह कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस जगह जगह गश्त भी कर रही है। विशेष तौर पर पश्चिम इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। और एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई प्रयागराज कोर्ट में तीनों शूटर्स की पेशी हुई। कोर्ट ने हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लवलेश, अरुण और मोहित ने दरअसल गोली मारी थी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज में अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों शूटर्स का प्रयागराज कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों हमलावरों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि 16 अप्रैल को शूटर लवलेश, अरुण और मोहित ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारने के बाद तीनों हमलावरों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। प्रयागराज कोर्ट में तीनों शूटर्स की पेशी हुई और पेशी के बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वकील विशाल तिवारी की तरफ से याचिका दायर की गई है। 2017 के बाद 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अतीक अशरफ की हत्या का मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल एक वकील है विशाल तिवारी, जिनकी तरफ से याचिका जो है वो दायर की गई है और ये याचिका दायर करके 2017 के बाद 183 एनकाउंटर
जो हुए हैं उनकी जांच की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। तो अहम खबर, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद सियासी बवाल जो है वो मचा हुआ है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इसमें मांग ये की गई है कि 2017 से अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसकी एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। अपनी PIL में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में ही जांच कराई जाए। बता दें कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे माफिया अतीक अहमद को पुलिस मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लाई थी और उसके बाद वो मीडिया से बात कर रहा था। तभी पत्रकार बनकर आए 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और जिसके बाद अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या करने के मामले में पकड़े गए 3 शूटर्स में से एक शूटर अरुण मौर्य उर्फ कालिया उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चला है कि 2014 में कासगंज बरेली रेलवे लाइन पर उझानी और सोरो के बीच चलती ट्रेन में लूटपाट के बाद एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें शूटर अरुण जेल भी गया था और जेल में उसकी मुलाकात शातिर अपराधियों से हुई। जेल से छूटने के बाद वो कभी अपने गांव लौटकर नहीं आया। अरुण के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी है। उसके 2 भाई हैं जो हरियाणा के फरीदाबाद में रहते हैं और वहीं घटना की खबर मिलने के बाद गांव बघेला पुख्ता में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो सोरो का रहने वाला है एक शूटर। 2014 में शूटर कालिया ने ट्रेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में शामिल अरुण उर्फ कालिया के गांव में। ये वही अरुण कालिया का घर है जहां अरुण कालिया रहा करता था। और आपको बता दूं कि बीती रात को अतीक अहमद और अशरफ की 3 लोगों ने जो हत्या की थी उसमें शामिल अरुण उर्फ कालिया भी था, जो कि कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के बघेला पुख्ता गांव का रहने वाला था। और मैं इसी के घर पर अभी मौजूद है और मैं उसके घर वालों से जानूंगा, बात करूंगा अरुण के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? ये अरुण आपके कौन थे? उनकी चाची। जी, तो यहाँ अरुण कब से नहीं रहता था यहाँ? 15-16 साल हैं जब से न रहते, 8-9 साल के तो वही चले गए यहाँ। जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है उसमें ये शामिल था अरुण। तो ये क्या पहले से ही ये अपराधी किस्म का या शूटर कौन था ये? 8-9 साल के बच्चे का पता ना होते कैसे लेकर ना हमारे पास रही ना हमें मालूम क्या कर रहा है। बताया जा रहा है कि GRP एक सिपाही की हत्याकांड में भी इसका नाम था और ये फरार भी चल रहा था। इसके बारे में क्या आपको पता है? सोरवाना को पता है, सोरवाना घर रहते। जी, ये कितने बहन भाई थे? 3 भाई है, अरुण छोटे। ये सब में छोटे थे। इनके माँ बाप हैं क्या अभी? खत्म हो गए, बताई दिल्ली खत्म हो गई। यहाँ गांव में कुछ जगह भी है उनकी, यहाँ का अरुण की कुछ जगह पड़ी कर। अच्छा, तो यहाँ गांव में अरुण क्या आता जाता था क्या पहले कभी? हाँ तो ना कब से नहीं आया है यहाँ पर? मैं आई भी चले गए तब से कहूँगा गाँव में मैं आई एक बार पाऊँ देखे हूँ जगह ही कि हमारी जगह बांट दो, जमीन बांट दो। आई ना आई बांट के देते थे ना, मैंने तो भरी है जगह। कितनी साल से यहाँ नहीं आए? जब से चले गए तब से आई। मैं कासगंज से न्यूज इंडिया के लिए जुम्मन कुरैशी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।